अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तज़किया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई जेल में सदर आरिफ अलवी के आइनी किरदार से बहुत मायूस हैं कि वो 90 दिन में मुल्क में इंतखाबात नहीं करवा सके। उन्होंने सिर्फ एक मायूसी बताई है और उन्हें और भी काफ़ी मायूसियाँ सदर आरिफ अलवी से होनी चाहिए और मुझे लगता है और भी काफ़ी मायूसियाँ होंगी भी। मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान मौजूद हैं। पहले उनसे बात करते हैं कि वो सदर आरिफ अलवी के किरदार को आइनी तौर पर कितना जायज़ और इस वक्त कितना मायूस कुन देखते हैं। आमिर साहब, आपको आरिफ अलवी साहब का किरदार आइनी तौर पे जायज़ या मायूस कुन लग रहा है? इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर उन तवक्कुआत से है जो उनसे लगाई गई, और मेरा ख्याल है जो इमरान खान की मायूसी जिनका उनकी हमशीरा ने आज जिक्र किया है मीडिया के सामने, वो बिल्कुल वैसी ही मायूसी होगी ना मुज़म्मिल, जैसे उनको लाने वालों को इमरान खान से मायूसी हुई होगी। क्योंकि देखें, ये सारी गड़बड़ जो है ये तवक्कुआत के अंदर है। इसका ना तो कोई आइन से ताल्लुक़ है, ना कोई कानून से ताल्लुक़ है, ना मैं समझता हूँ कोई सियासत से भी इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है। इमरान खान की सियासत हम सब ने देखी थी। एक ऐसा सियासी रहनुमा जो कि अपनी सियासी फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए वो चीन के सदर जैसी अहम शख्सियत का पाकिस्तान का दौरा वो रुकवा सकता है सिर्फ अपनी सियासत की खातिर। मेरा ख्याल है वो समझने वालों को उसी वक्त के लिए वही इशारा काफ़ी होना चाहिए था, और फिर उनसे ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए थी कि ऐसा शख्स जो है वो इक़्तिदार में आके उससे हम कोई बहुत बड़ी बेहतरी एक्सपेक्ट करते हैं, या नया पाकिस्तान जिसकी वो बात कर रहे थे उसकी तरफ हम कोई बड़ी पेशरफ्त देखते नए पाकिस्तान की तरफ। तो जहाँ उनकी सारी तवक्कुआत मलियामेट हुई, एक ऐसे शख्स से जिसने अपने 5 साल के 2013 से लेकर 18 के दौर के बीच में कभी पार्लियामेंट का रुख नहीं किया, ना ही उनकी जमात ने कभी पार्लियामेंट को सीरियसली लिया, खुद बार वो कंटेनर पे बैठे रहे। अगर उनसे वो इस तरह की तवक्कुआत लगाई जा उन्होंने लगा ली थी, तो फिर मेरा ख्याल है हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं। अगर इमरान खान को भी सदर से ये तवक्कुआत थी कि वो वक्त के ऊपर इलेक्शन करा लेंगे, जो कि सदर के दायरे इख्तियार के अंदर है ही नहीं है, ना कानून उनको इजाज़त देता है, ना ही उनको इजाज़त देता है। सदर थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते थे कि बर वक्त जो भी बात करती थी वो बजाय इसके कई हफ्ते इंतज़ार करके करते, वो बर वक्त कर देते। फिर कुछ ऐसे आइनी प्लेटफॉर्म हैं जिनको वो मोबिलाइज़ कर सकते थे इन मामलात के ऊपर, वो उन्होंने नहीं की। लेकिन अगर वो कर भी लेते तो उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं होना था। सो मेरा ख्याल है कि जिस मायूसी का आप जिक्र कर रहे हैं उसका सदर आरिफ अलवी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उन तवक्कुआत से, उन गलत तवक्कुआत से मैं कहूँगा जो कि उनसे लगाई गई हैं चेयरमैन पीटीआई की जानिब से। और मैं इस मामले के अंदर कम अज़ कम सदर अलवी को कसूरवार नहीं समझता। शुक्र है अंबर, आज आपने और आमिर साहब ने एक रंग के कपड़े नहीं पहने हुए, नहीं तो मैंने स्क्रीन पर ही एहतजाज शुरू कर देना था कि आप मुझे कलर नहीं बताते हैं पहनने से पहले। ठीक है ना? तो ये कराचीआइट्स मिलकर खेलते हैं मेरे साथ इस प्रोग्राम में। तो अंबर, आप भी सदर आरिफ अलवी से बहुत नाउमीद हैं या आपके ख्याल में बड़ा शानदार काम कर रहे हैं? अच्छा, ये मैं अब सवाल आपका शायद मेरे से है, इमरान खान से तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि सदर आरिफ अलवी साहब से जो तवक्कुआत इमरान खान से हैं वो जाहिर है क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब का जो किरदार रहा है गुज़िश्ता 1-1.5 साल में उसकी बुनियाद पर है। क्योंकि वैसे तो उनका किरदार आइनी तौर पर हम समझते हैं कि पार्टी से बालातर होना चाहिए, और वो सदर हैं, उन्होंने कुछ दस्तखत करने होते हैं, ख़तों किताबत करनी होती है, और बस इतना ही सा है। और सदर आरिफ अलवी साहब को इंतखाबात की तारीख के मामले में अपना जो आइनी किरदार है तभी याद आया कि उन्होंने बस ख़तों किताबत की, और इससे आगे क्या कर सकते थे, तो उन्होंने वही किया जो वो कर सकते हैं। तो उसमें मायूसी की क्या बात है। लेकिन मायूसी इसलिए है क्योंकि जब भी सदर आरिफ अलवी साहब जब हल्फ लेना था शहबाज शरीफ साहब को का, तो बतौर वज़ीर आज़म तो बीमार भी हो गए थे। जब कुछ कानून साजी हुई थी पार्लियामान की तरफ से, उन्होंने रोक ली जब उनकी मर्जी थी, ख़ास तौर पर जो उनको पसंद नापसंद थी। और जब
उनकी पार्टी, उनकी जमात हुकूमत में थी, उन्होंने ऐसी कानून साजी भी जाने दी जो नहीं जाने चाहिए थी। या हम यही कहते हैं कि सदर साहब को आइन और कानून तो यही कहते हैं ना कि सदर साहब को हैज़ टू अप्लाई हिज माइंड। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था उस वक्त तो ही डिडंट अप्लाई हिज माइंड, और जवाब भी वो बार बार देते रहे उसके बाद भी, लेकिन उस वक्त उन्होंने फौरन फॉरवर्ड कर दिया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो सदर आरिफ अलवी के साथ जो मायूसी है इमरान खान साहब की, वो उनकी जो एक पैटर्न रहा है उसकी बुनियाद पर है। जहाँ तक इंतखाबात का मामला है, आरिफ अलवी साहब को तो तभी ज़ाहिर है ख्याल आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ख़त उनको भी तरसील किया गया, एक बयान जारी किया गया कि वो अपना आइनी किरदार अदा करें। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी और इतना ही कर सकते थे आरिफ अलवी साहब जो उन्होंने किया। मगर इससे मैं समझती हूँ एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है, से ये भी हम समझ सकते हैं आज जो इमरान खान साहब की बहन ने उनसे मुलाकात के बाद जो बात की है कि अभी भी इमरान खान साहब का असर रसूख पार्टी के मामलात पर बहुत उतना ही मजबूत है, और जो बयानात आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देख रहे हैं, ये इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत अपनी वकला, अपने ख़ानदान की तरफ से उनको दिए जाते हैं, और वही पार्टी लाइन आपको जो सख्त अल्फाज हैं नज़र आती है। तो अगर किसी को तवक्को है कि इमरान खान साहब अब मुश्किल हालात में, उनकी पार्टी और उनके हालात मुश्किल हैं, कि वो थोड़ी सी नरमी दिखाएंगे, मफाहमत की तरफ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में कि वो भी उम्मीद जो है, मेरे ख्याल में कि आज के बयान के बाद समझ जाना चाहिए लोगों को कि इस वक्त इमरान खान साहब पार्टी का जो कमान है उन्होंने संभाला भी हुआ है और वो उतनी ही सख्त लाइन भी ले रहे हैं। देखें अंबर, फिर आरिफ अलवी साहब से इमरान खान साहब को मैं नहीं समझता कि 90 दिन में इंतखाबात ना करवाने का गिला होगा। वो कौन सा, जब इमरान खान बाहर थे और पंजाब में हो गए थे और सदर के तारीख़ देने से हो गए थे, सदर ने तारीख़ भी दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया था, तो मैं इमरान खान साहब को ये नहीं मानता कि उन्हें सदर ममलिकत से ये गिला होगा कि उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराए। आज के बयान में सिग्नल ज़रूर दिया है कि इमरान खान आरिफ अलवी साहब से नाराज़ हैं, इमरान खान साहब आरिफ अलवी साहब से खुश नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसकी वजह कोई 90 दिन के इंतखाबात हैं। उसकी वजह साइफ़र है कि वो जो कानून है उसको अगर उन्होंने एंड टाइम वापस नहीं भेजा या चैलेंज नहीं किया कि मेरी हदायत की रोशनी में जो उन्होंने एक ट्वीट किया उसके बाद वो उससे वो आगे नहीं बढ़े, मिलिट्री एक्ट के हवाले से आगे नहीं बढ़े, उन्होंने ब्रेक लगाई। जो जहां इमरान खान साहब फंसे हुए हैं, जो उनके गले का फंदा है जो कवानीन, उन पर आरिफ अलवी साहब का जो किरदार है वो उससे मायूस होंगे। वो कहना नहीं चाहते होंगे, उन्होंने अलीमा खान को कहा होगा कि ये साइफ़र वाली बात कहनी नहीं है, कहनी 90 दिन वाली बात है ताकि लगे कि हम आइन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन गिला तो ये होगा कि मैं आज जो साइफ़र वाले केस में फंसा हुआ हूँ, ये आरिफ अलवी साहब की वजह से फंसा हुआ हूँ, बर वक्त कानून वापस भेज देते या आज सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस डायल कर देते कि मैंने तो वापस भेजा है, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नहीं भेजा, तो मैं आज इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के चक्कर में फंसा ना होता, 14 साल कैद के चक्कर में ना होता, मैं और शाह महमूद दोनों फंस गए हैं इसमें। तो मेरे ख्याल में बात कुछ और थी, कहीं कुछ और गई है, इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई 90 दिन के इंतखाब पे इमरान खान कोई आरिफ अलवी से मायूस हो गए। बड़े रियलिस्टिक आदमी है इमरान खान, उन्हें अंदाज़ा है कि 90 दिन के इंतखाबात वो ख़ुद भी पंजाब में बाहर रहते हुए भी नहीं करा सके थे। बाकी आरिफ अलवी साहब से कौम मायूस है। अगर उन्होंने एक अपनी पॉलिसी चेंज की थी, वो मज़ीद इमरान खान की पॉलिसी के साथ नहीं चलना चाहते थे, तो जिस दिन उनकी मुद्दत पूरी हुई थी उन्हें घर चले जाना चाहिए था। वो क्यों चिमटे बैठे हैं? अब ये गालियाँ एक तरफ से मायूस कुन, दूसरी तरफ से तबाह कुन, यही सुनने के लिए वो सदर की कुर्सी से चिमटे बैठे हैं ना। वरना जिस दिन मुद्दत ख़त्म हुई थी वो कहते मैं घर जा रहा हूँ, बड़ी इज्जत से चले जाते आराम से घर। अब जब आप चिमटे भी बैठे हैं और करते भी कुछ नहीं है तो फिर इख्तलाफ तो होगा। क्यों आमिर साहब? बिल्कुल, आई थिंक मुज़म्मिल, यस, किसी हद तक मैं आपसे इस मामले के अंदर इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन देखें, एक ये पाकिस्तान के अंदर रवायत ही नहीं है। अपना ओहदा, अगर आप एक आला ओहदे पर फायज हैं
और आपकी मर्ज़ी से काम नहीं हो रहा। अब पिछले दिनों में कितनी शिकायतें हमने देखी हैं। शाहिद खाकान साहब भी थोड़ी देर के लिए वज़ीर आज़म रहे हैं, अब निकल के हम उनके मुंह से बड़ी शिकायतें सुन रहे हैं कि जब धरना चल रहा था इस्लामाबाद के अंदर तो उनको क्या तवक्कुआत थी पंजाब हुकूमत से और क्या उन्होंने देखा है ज़मीन पर होता हुआ जो कि उनकी तवक्कुआत से और उनकी ज़रूरियात से और उनकी सियासत के बिल्कुल बरक्स था। हमने पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर को भी देखा है कि उन्होंने जो करने की कोशिश की, कैसे उनका रास्ता रोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने वो ओहदे से जब तक उन्हें जाने को कहा नहीं गया वो ख़ुद उन्होंने नहीं छोड़ा। हमने FBR के साबिक चेयरमैन की भी बड़ी तफसीली बातें सुनी हुई हैं कि कहाँ कहाँ उनको मुश्किल पड़ी अपना एजेंडा जो है उस पर अमल दरामद करने में, और जो कई दुरुस्त इकदाम जो कि अब पाकिस्तान को बहालत मजबूरी बहरहाल करने ही है, उसका जो भी टाइम फ्रेम है और जब भी करने अब उन्हें करने ही करने हैं, लेकिन जब उन्होंने करने की कोशिश की तो कहाँ कहाँ से और किस किस तरह से उनको रोका गया। तो ये मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब भी उसी रिवायत का हिस्सा हैं। अब देखें ना, ये मैं गलत तवक्कुआत की बात कर रहा था तो मुजम्मिल भाई मुझे लगता है आपकी भी बड़ी गलत ये तवक्को है ना कि एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के जो रवायत है, जो वहाँ पर मुरवजा तरीक़ाकार है सियासत का, उससे बढ़ के वो राइज अबव दैट करें, इतना बड़ा दिल दिखाएं कि नहीं वो सियासत की और सियासी असूलों को ज़्यादा मुकद्दम जाने और अपनी जो सिचुएशन है और अपनी पोजीशन जो है उसको अपने सियासी असूलों के मातहत समझें। तो मेरा ख्याल है ये तवक्को हमें नहीं होनी चाहिए। क्यों अंबर, आप समझती हैं कि उन्हें घर चले जाना चाहिए था मुद्दत मुकम्मल होने पर, या आपके ख्याल में बैठे रहने में ही ज़्यादा बेहतरी है आमिर साहब के बकौल? मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। कुछ दिन कबल ही मैं इस्लामाबाद से कराची वापस आ रही थी और मैं जब अपनी पहला जो एक सिक्योरिटी का स्कैन होता है उसमें से गुजरी तो पता चला कि मैं एक्स्ट्रा चेकिंग होनी है। मैंने पूछा क्यों, इसलिए बताया गया इसलिए क्योंकि सदर साहब जो हैं मेरी फ़्लाइट में मेरे साथ होंगे, तो मेरी बैगेज जो है वो भी चेक होगी और उस पर स्टिकर भी लगाएंगे बताने के लिए कि बैगेज मेरी चेक हो गई है। और जब इंतज़ार कर रहे थे हम उस वक्त भी आपको पूरा सिक्योरिटी डिटेल नज़र आ रहा था और आपको जब अंदर जाते हुए भी आपको नज़र आ रहा था कि शुरू की जो कुछ रोज़ हैं वहाँ सिक्योरिटी थी सदर साहब की, आरिफ अलवी साहब की, और उनके लिए प्लेन जो है वो ज़ाहिर है वो जगह मुख्तस की गई थी। मुझे वो उस वक्त वो वाला सदर आरिफ अलवी जब नए नए ताज़ा सदर बने थे, और आपको याद होगा एक और तस्वीर याद आ गई थी जिसको बहुत मशहूर भी हुई थी, जिसमें वो अपने प्लेन का इंतज़ार कर रहे थे। कमर्शियल फ़्लाइट तो ली उन्होंने, ये PIA नहीं था, कमर्शियल फ़्लाइट भी ली हुई थी, लेकिन इस जो पुरानी तस्वीर थी जब नए नए सदर बने थे वो थी कि वो 3-4 सीटों पर लेटे हुए थे, सो रहे थे और आम इंसान की तरह इंतज़ार कर रहे थे। और वो एक कॉन्ट्रास्ट मुझे उस पर ज़ाहिर है मुझे ख्याल आया कि शुरू में जब नए नए बने थे तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम आम आदमी में से हैं। इमरान खान साहब खुद, क्योंकि वो बहुत कहते थे कि जो वज़ीर आज़म होते हैं वो फिर साइकिल पे नहीं जाते, लेकिन बिल आखिर वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला आते जाते थे। तो मुझे वो कॉन्ट्रास्ट बहुत एक अजीब सा भी लगा, शायद इसलिए भी क्योंकि अब सदर आरिफ अलवी साहब का ये जो कदम था इंतखाबात के हवाले से अपनी जमात में भी गैर मकबूल हो गए हैं। उनकी अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है उन्होंने जितनी थोड़ी बहुत कोशिश की थी, वाज़े तौर पर जब उन्होंने वो आखिरी वो एक तजावीज़ पेश की थी, नज़र आ रहा था कि वो उनको भी इक़्तिदार बहुत प्यारा है इस वक्त, और वो एक हद तक इमरान खान साहब के लिए अब बैटिंग करेंगे, आगे इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और फिर जब ज़ाहिर है जब उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई, वो सदर रहे, तो ये ज़ाहिर हो गया कि अब इस वक्त उन्होंने भी अपना एग्ज़िट जो है सोचा नहीं हुआ, यहीं अपने आप को महफूज भी समझ रहे हैं और ज़ाहिर है उनको इस्तिस्ना भी हासिल है क़ानूनी तौर पर। तो सदर आरिफ अलवी साहब के साथ जो मायूसी है और जो वो ख़ुद इक़्तिदार में हैं, शायद उसकी कुछ यही वजूहात हैं। ओहदा है, जैसे आमिर साहब ने कहा, वो सबको अजीज़ होता है, प्यारा होता है, लेकिन मुझे आपकी भी मंतक मैं मुजम्मिल आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आपका कहना है कि ये मामला वो है, अलीमा साहिबा ने जो बयान दिया था कि कहीं पे निगाहें और कहीं और पे निशाना है, ये मुझे मंतक अभी समझ नहीं आपकी आई, क्योंकि इसमें साइफर का क्या ताल्लुक है? सदर आरिफ ये कहा, बराह रास्त कहा क्यों नहीं जा सकता कि इसलिए मायूस हैं, इससे इनको क्या फ़ायदा है?
कह देंगे कुछ दिन तक। अभी सूरत हाल ये है कि वो अपने पर्सनल मैटर को नहीं लाना चाहते होंगे कि मेरी नाराज़गी की वजह मेरा एक पर्सनल मैटर है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेके सदर पे अटैक करना चाह रहे होंगे कि हम तो आइन की सरबुलंदी की बात कर रहे हैं, अभी ज़ाती बात, हम ज़ाती गिले शिकवे सदर के साथ नहीं कर रहे। तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी बहन को कहा होगा कि आप एक आइनी पोजीशन लें, ज़ाती पोजीशन ना लें। और ये बात समझ भी आती है कि आप जो हाई मॉरल ग्राउंड पे अगर बात करना चाहें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और बात करनी चाहिए। अगर साइफर वाली बात करते तो मैं और आप आज ये बात कर रहे होते कि वो खुद फंस गए हैं, तो अब इसलिए उन्होंने गिला किया है। वो NRO मांग रहे थे सदर आरिफ अलवी से, उनकी वो चाहते थे कि ये कानून ना बने और वो बच जाएं, तो फिर डिबेट उस तरफ चली जाती। तो इतनी समझ, तो इतनी मीडिया की समझ तो इमरान खान को है ना कि इस बात को कहने का क्या बैकलैश होगा और इस बात को कहने का क्या बैकलैश होगा। लिहाजा सेफर बात यही थी कि आप ये कहते कि जी कि वो 90 दिन में इंतखाब नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आरिफ अलवी साहब तक भी मैसेज पहुँच गया है कि अब अगला हमला उनके ऊपर, वो जो मुफाहमत का ट्रैक चला रहे थे वो ट्रैक इमरान खान ने फ्यूज़ कर दिया आज, क्योंकि उसमें इमरान खान के लिए कुछ नहीं था। उसमें 9 मई के चलान पेश हो गए हैं, ट्रायल शुरू हो गया है, साइफर वाला मसला है। तो ये सब कुछ के तनाजुर में वो अगला हमले आरिफ अलवी पर होंगे। बेहतर उनके लिए मेरे ख्याल में यही है कि वो घर चले जाएं और इस्तीफ़ा देकर और सादिक संजरानी को दे दें, वरना जितने दिन रहेंगे हर तरफ से उन पर ही हमला होगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर प्रोग्राम जारी रखें। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। और अनफॉर्चुनेटली ये लफ्ज़ मैं सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान में हालात हाज़िरा के ऊपर कोई प्रोग्राम हो और अदालतों का जिक्र ना हो। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन क्या करें, हकीकत है, हमारी मजबूरी है। तो आज भी अदालतों का जिक्र करना हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। अडियाला जेल के अंदर साइफर केस पर बनी खसूसी अदालत ने आज PTI के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को चार्जशीट दिए बगैर उस अदालती कार्रवाई को 9 अक्टूबर तक मौखर कर दिया, क्योंकि उनके वकला का इसरार था कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता कि ये मुकदमा खुली अदालत में होगा या ये इन कैमरा होगा ये ट्रायल, तब तक इस कार्रवाई को मज़ीद आगे ना बढ़ाया जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत की, इसी साइफर केस के अंदर ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर जो फैसला महफूज कर लिया गया था वो आज सुनाया गया, जिसके मुताबिक FIA ने दरख्वास्त दी थी कि ये उनकी ज़मानत की कार्रवाई जो है उसको भी इन कैमरा रखा जाए, खुली अदालत में ना सुनी जाए, क्योंकि ये ज़रा एक सेंसिटिव मामला है। लेकिन अदालत का कहना था कि नहीं, ये ओपन कोर्ट के अंदर ही सुनी जाएगी, उनकी ज़मानत की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर सारी कार्रवाई। हाँ, अलबत्ता अगर कहीं ऐसा कोई सेंसिटिव मामला है जो कि खुल्लम खुल्ला जिसके ऊपर बात नहीं हो सकती, या किसी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन का जहाँ पे जिक्र आता है जो कि पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, तो वो वाला हिस्सा जो है वो इन कैमरा होगा। अब पाकिस्तान की अदालतें भी पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तरह, पाकिस्तान के सियासतदानों की तरह, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बहुत सारे रियासती इदारों की तरह भी, जिसमें अब तो मुझे लगता है कि ईवान सदर भी शामिल है, वो मुश्किल में ही रहती हैं। लेकिन मैं मुजम्मिल से ये जानना चाहूँगा कि इस फैसले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल नहीं कर दी, क्योंकि कुछ मामला जो है वो खुली अदालत में होगा और कुछ जो है वो कभी उनको कमरों में जाकर सुनना पड़ेगा, अदालत से लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी पेचीदगी बढ़ नहीं गई है सारे मामले की? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में बेल तो ओपन कोर्ट में ही होगी, ट्रायल इन कैमरा होगा। जो कानून है उसमें ट्रायल का जिक्र है कि ट्रायल इन कैमरा होगा। कानून में उस कानून में बेल का नहीं लिखा हुआ कि बेल इन कैमरा सुनी जाएगी। अब ये कानून बनाने वालों से गलती हो गई है, 7 हो गई है, या वो समझते थे कि बेल बेशक ओपन सुन भी ली जाए तो ट्रायल इन कैमरा होना चाहिए। तो जो कानून है वो ट्रायल इन कैमरा का कह रहा है, बेल इन कैमरा का नहीं कह रहा। लिहाजा कोर्ट ने कानून के मुताबिक कहा कि बेल ओपन सुन लेते हैं और ट्रायल जो है वो अभी तक
ट्रायल ओपन सुनने का फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि उस बारे में लॉ बहुत क्लियर है। तो दूसरा जो आपने कहा कि अदालतें ख़बरों में आती हैं, पूरी दुनिया में अदालतें ख़बरों में आती हैं। आप इतना परेशान ना हो इस मामले से। भारत ले लें, अमेरिका ले लें, नहीं मुज़म्मिल, प्रोसीजरली देखें, मैंने आपसे प्रोसीजरली पूछा है कि ये कार्रवाई चलेगी कैसे। मेरा आपसे सवाल ये था मुज़म्मिल कि ये कार्रवाई चलाने में मुश्किल नहीं पड़ेगी? कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, नहीं वो जो FIA कुछ डॉक्यूमेंट्स पे कॉन्फिडेंशियल लिख देगी और वो कहेगी कि ये हमने आपके प्लेस कर दिए हैं, पर ये कॉन्फिडेंशियल हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। और अगर वो कोई दलाइल इन कैमरा देना चाहेंगे तो उस दिन की प्रोसीडिंग बेल की इन कैमरा कर दी जाएंगी कि आज उन्होंने जो दलाइल देने हैं वो इन कैमरा हैं, और इमरान खान साहब के दलाइल ओपन कोर्ट में हो जाएंगे। तो ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में बेल तो 2-4 पेशियों में डिसाइड हो जाएगी। मसला तो ट्रायल का है, जो इसके लिए 9 अक्टूबर उन्होंने अब डाली है, और मुझे लगता है कि ये बाय एंड ऑफ नवंबर ये कंक्लूड हो सकेगा ये ट्रायल। राइट। अंबर, एक दलील इनकी ये भी है तहरीक इंसाफ के वकला की, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वकला की, कि देखिए जी, साइफर केस के ऊपर बहुत कुछ तो ऑलरेडी पब्लिक हो चुका हुआ है, सब कुछ तो सामने आ चुका हुआ है, तो अब इस ट्रायल को इन कैमरा रखने की क्या जवाज़ है, क्या बुनियाद है, क्या कहती हैं आप इसके बारे में? कुछ हद तक उनके दलाइल में वजन है, लेकिन ज़ाहिर है कानून है, और कानून तो यही कहता है कि इस किस्म के हसास मामलात है उसके लिए खुसूसी अदालत भी बनाई गई हुई है, और फिर कानून के मुताबिक ही करना है। जहाँ तक रही बात कि ये तमाम इसके मामलात अब अवाम के सामने पेश हो चुके हैं, चाहे इमरान खान खुद, उनके रहनुमा, रिपोर्टिंग के ज़रिए इंटरनेशनल मीडिया की और मकामी तौर पर, उस हद तक मैं कहूँगी बात दुरुस्त है। मैं इमरान खान साहब ने बिल्कुल भरपूर कोशिश की कि जो साइफर के जो कंटेंट्स थे वो पब्लिक ही किए जाएं, और उन्होंने कई हरबे इस्तेमाल किए, जिनकी जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं, वो मुबैना मैं कह तो रही हूँ, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ जाहिर है वो वही तश्कील दी और वही उस पर अमल भी हुआ, जो वो स्ट्रैटेजी उन मुबैना ऑडियो लीक्स में पेश किया गया। फिर उसके बाद आज़म खान साहब ने भी तस्दीक की। लेकिन चले, जब ये मामलात आगे मुकदमे में चलेंगे तो फिर और मज़ीद वजाहत मिलेगी। तो इसमें हम क्या अब क्या हसास दस्तावेज़ात हो सकते हैं जिनको पब्लिक के सामने नहीं होना चाहिए। एक इंटरसेप्ट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुताबिक कुछ उनके ज़राए थे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उसके कुछ हिस्से वो शाये भी किए और उसके बारे में तफसील से भी लिखा। इससे पहले भी इमरान खान साहब और दीगर, शाह महमूद कुरैशी हों या कोई भी हो, वो सब इस पर बात कर चुके हैं। तो क्या इसकी दस्तावेज़ात की कुछ तफसील है, कुछ और मज़ीद तफसीलात हैं जो आवाम के सामने नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इसमें ताल्लुकात, हमारा खारजा पॉलिसी मुतासर हो सकती है, हमारे ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, हमारी डिप्लोमेसी मुतासर हो सकती है। ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन कानून है तो जाहिर है और क्या कर सकते हैं। राइट। तो मुज़म्मिल, इस बात पर इत्तेफाक है, आपकी कुछ बातें राज ही में रहें तो अच्छा है। जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के आसपास आ रहा हूँ मेरा दोस्त, कहिए। देखिए, आपने कहा क्या चीज़ें रह गई हैं जो अब पब्लिक नहीं हुई हैं। देखिए, ट्रायल में और बेल में ओरिजिनल साइफर भी पेश हो सकता है, वो पब्लिक नहीं है। अच्छा, आप मेरी बात समझिए ना, कोर्ट में ओरिजिनल साइफर भी पेश किया जा सकता है जो पब्लिक नहीं है और जो नहीं होना चाहिए पब्लिक। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, किसने क्या कहा, किस जनरल ने क्या कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं, वो पब्लिक नहीं हो सकते हैं, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। और अगर ट्रायल में वो आते हैं,
वो क्या बात है, किस मीटिंग में के मिनट्स क्या हैं, वो क्या बात है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक नहीं हो सकती हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट में हम कह सकते हैं कि वो अभी पब्लिक नहीं हो सकती। उससे डिप्लोमेसी भी है, डिफेंस भी है, और ये बहुत ही एक मेरा मतलब है अपनी तरफ का एक यूनिक केस है। क्योंकि हमारे यहाँ देखें वज़ीर आज़म नाअहल भी हुए हैं, वज़ीर आज़म के ऊपर मार्शल लॉ भी लगे हैं, उनको निकाला भी गया है जी, गैर आइनी तरीके से भी निकाला गया है। हालांकि खान साहब को तो आइनी तरीके से निकाला गया, लेकिन उसके बावजूद उनमें से किसी ने कभी कोई स्टेट सीक्रेट्स पे बात नहीं की है। हमारी तो किसी ने बायोग्राफी भी नहीं लिखी है क्या हुआ है, क्या। यू मेड योर पॉइंट। तो ये वाहिद हैं बिल्कुल सही जिन्होंने अपनी सियासत के लिए एक साइफर को यूज़ किया है, जो अफसोसनाक है। आमिर साहब, अगर मैं इजाजत देंगे। राइट मुजम्मिल, बहुत कम वक्त है। अंबर, क्विकली मैं कहूंगी कि अगर ये जो मिनट्स हैं और जो ओरिजिनल साइफर है, इस पे इतनी रिपोर्टिंग, इतनी बात हो चुकी है, मैं तो कहूंगी कि और कुछ बच नहीं गया होगा इसमें। अगर बच भी गया होगा, तस्दीक होगी कि कौन जो बयानात दे रहा था वो कितना झूठ बोल रहा था और कितना नहीं झूठ बोल रहा था। शफाफियत में इस पॉइंट पर शायद इतनी बुरी बात नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इतने ज्यादा ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे जितना हम समझ रहे हैं। राइट नहीं अंबर, आप गलत समझ रही हैं। अंबर, मैं तो हमेशा साइफर नहीं, मुजम्मिल, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुजम्मिल मुझे ब्रेक लेनी है। वी कैन डू इट। अभी मुझे ब्रेक लेनी है। हाँ, अभी मुझे ब्रेक लेनी है मेरे साथियों। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। जब हम वापस आएं, हम दोबारा थोड़ी देर के लिए इसी पे बात कर सकते हैं। सो प्लीज लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक टू द शो। अब आमिर साहब तो चाह रहे थे कि मुजम्मिल और मेरी लड़ाई जारी रहे, लेकिन मुजम्मिल और मैंने कौमी मफाद में सोचा कि हम आगे बढ़ते हैं और एक बैरूनी दुश्मन ढूंढ निकालते हैं। तो जिस खबर पे हम बात करने लगे हैं, उस पर बड़ा दिलचस्प तज्जिया भी हुआ है। उस पर मैं आप दोनों का जो मौक़िफ़ है वो भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट शाये की है पाकिस्तान के बारे में, और बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी दिलचस्प ये उन्होंने मशवरा दिया है कि जिन लोगों की आमदन 50,000 रुपए से ज़्यादा है, उन पर टैक्स लगाना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें की। ये बताया कि पाकिस्तान की डेट रिस्ट्रक्चरिंग मुमकिन नहीं होगी, महंगाई जो तखमीने हुकूमत थे उससे ज़्यादा रहेगी, और हमारी जो ग्रोथ है वो भी कम रहेगी। तो सबसे पहले तो आमिर साहब, आप लड़ाई तो करवाना चाह रहे थे, अब आप बताएं तनकीद के जो तीर हैं आलमी बैंक की तरफ, आप अगर थोड़ा सा आप कर सकते हैं। 50,000 रुपए की आमदन आजकल के दौर में कितनी है, और उस पर टैक्स लगाना, ये मशवरा आपको लगता है कि आलमी बैंक का दुरुस्त है? क्योंकि ये तो कहा है ना कि टैक्सेशन जो है हमारी रिफॉर्म्स बहुत कमजोर रहे हैं, और जो सियासी एलीट है उस पर जिम्मेदारी उस पर सौंपी है। अंबर, आपने अक्सर देखा होगा कि ये जब मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई लोगों को यह एहसास होता है कि ये जो आपकी मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें उनको उसका इलाज नहीं नज़र आ रहा, तो कभी वो होम्योपैथिक ट्राई करते हैं, कभी वो हकीमी दवाइयाँ ट्राई करते हैं। सारा ये जो तजवीज़ है वर्ल्ड बैंक की, उन्होंने वो कोई मजबूर नहीं कर रहे हैं वो पाकिस्तान को। ये तजवीज़ मेरा ख्याल है इस मामले में इसलिए शामिल की गई है कि जो पाकिस्तान को करना चाहिए वो उनको होता पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये मशवरा नहीं है अंबर, ये जुल्म है। आप का बहुत कोई मासूम सा पालतू जानवर भी अगर आपने पर रखा हो ना, और उसको आप एक हद से ज़्यादा छेड़ना शुरू कर दें, तो कभी ना कभी वो भी आपके अंदर पंजे गाड़ देगा। आपने पहले ये बिजली के बिलों का मामला, पेट्रोल का मामला, इन दोनों की वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है इस मुल्क के अंदर, और 50,000 रुपये जैसी आजकल जो कि मिनिमम वेजेस के करीब है, मैं समझता हूँ मिनिमम वेज ही इतनी होनी चाहिए आजकल के माहौल के अंदर, उसके ऊपर टैक्स की तजवीज़ जो है, ये तजवीज़ से ज़्यादा एक जुल्म है। लेकिन अगर उनको नहीं नज़र आ रहा कि जो काम होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, जिन सेक्टर्स पे टैक्सेशन को बढ़ाना जो है, उसके लिए जो पेपर वर्क है, उसके लिए जो सोच है, जो थिंकिंग करनी पड़ी है, वो अमल अगर उनको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है वो तो इसी तरह की तजावीज़ देंगे। लेकिन ये तजवीज़ मानना
एक ऐसी हुकूमत का ही काम है जी जो कि इसका ये एतराफ़ होगा एक हुकूमत की तरफ इस तरह की तजवीज़ मानना कि जी हमें ना तो हुकूमत करनी आती है, ना हमें आवाम से कोई रिश्ता पैदा करना आता है, और ना ही हमें मईशत संभालनी आती है। ठीक है, मुजम्मिल आप क्या समझते हैं? देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में तो कहा गया है कि जो सियासी एलीट है, जो जिनकी लॉबीज होती हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, जो कमेटियों में बैठे होते हैं, उनकी वजह से टैक्स रिफॉर्म नहीं हो पाते। लेकिन फिर उसी पॉलिटिकल एलीट पर टैक्सेशन बढ़ाना चाहिए, नहीं ये बताया जा रहा है कि अगर आपको नहीं कुछ कर सकते तो फिर गरीब तबका, मैं गरीब ही समझूंगी अब तो, गरीब तो जाहिर है और भी उसको कितनी आमदन होगी कि टैक्स लगाया जाए, लेकिन जो इस वक्त 50,000 रुपए कमा रहे हैं वो कितनी मुश्किल में गुजार रहे हैं, वो तजवीज़ नहीं दे रहे जो देनी चाहिए। देखिए, बात है सैलरीड क्लास की। जो मैं और आप सैलरीड क्लास हैं, हमारी तनख्वाह से टैक्स कट के हमें मिलता है, ये हमारी ख्वाहिश नहीं होती, ये हमारी मजबूरी है कि हमें हमारी तनख्वाह से टैक्स कट के मिलता है। आप वो टैक्स जितना भी बढ़ा लें, हमें कट कर ही मिलना है, हमारी चॉइस नहीं है। अब अभी हाल ही में इनकम टैक्स की रिटर्न्स की डेट बढ़ाई गई है, क्योंकि सिर्फ 25% लोगों ने पिछले साल की निस्बत रिटर्न जमा कराई हैं और कोई यहाँ टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराता है। हमारा टारगेट, हमें कहा जा रहा है 50,000 रुपये तनख्वाह वालों पर टैक्स लगाएं। 1 लाख रुपए जो ताजर कमाता है उस पर टैक्स है नहीं है, वो रिटर्न देता है नहीं देता। 50,000 वाला तो फिर उसकी डॉक्यूमेंटेड है इनकम। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन हुकूमत है। मैं तो समझता हूँ कि इससे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। SIFC कि जिन्होंने अब तक टैक्स रिटर्न्स नहीं जमा कराई, उनके तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए जाएँ, उनकी जायदादें सील कर दी जाएँ और कहा जाए कि पहले अपनी रिटर्न्स और अपने असासे जो हैं वो जाहिर करें, ताकि पाकिस्तान का टैक्स नेट ब्रॉड हो सके। वैसे भी आपको पता है आजकल बैंकों में नोटिस लग गए हैं कि अगर आपने 5 लाख रुपए से ज़्यादा रकम निकाल। मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ। देखिए, जाहिर है डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड में बहुत फ़र्क है, और जो जिनको तनख्वाह मिलती है, सैलरीड क्लास है, उनकी तो वैसे ही आउटसोर्स करती है। लेकिन आपका टैक्स रिटर्न फाइल करने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, टैक्स तो वैसे ही कट रहा है। तो आप यानी कि आपका कहना है कि जो डंडा ग्रुप है नहीं, ये जो लाखों ताजर हैं, ये लाखों ताजर हैं जिनकी रोज़ाना की 50-50 हज़ार लाख रुपए की सेल है, 2-2 लाख की सेल है, 10-10 लाख की सेल है, ये रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। उस सेल पे इनकी कोई आमदन नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। आप मेरी बात सुने, मैं अक्सर ताजरों से बात करता हूँ, वो कहते हैं जी हर चीज़ पर टैक्स हम दे रहे हैं। भैया आपने अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देना। मैं अपनी तनख्वाह, मेरी इनकम में मैं उस पर टैक्स देता हूँ। इस मुल्क का ताजर, सनतकार, इस मुल्क का बिजनेसमैन अपनी आमदन पर टैक्स नहीं देने को तैयार है। वो GST देने को समझता है कि मैंने बड़ा टैक्स दे दिया है। GST टैक्स नहीं है, आमदन पर टैक्स है। ये जो हमारी तनख्वाहों पर टैक्स कटता है, ये आमदन का टैक्स है। हमने इतने पैसे कमाए हैं। तो मुज़म्मिल, मैं चाहूंगी कि आपने जो एक बात की थी, मैं आमिर साहब से सवाल ये पूछना चाहूंगी, आपका जो एक कि पॉलिसी आगे कैसे बढ़ानी चाहिए। आमिर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं बेहतरीन हुकूमत है, यही हुकूमत कर सकती है, डंडा चलाए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकेगा इस हुकूमत से, बिकॉज लोगों को टैक्स देने पर कायल करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जहाँ पिछले 75 साल से ऐसा नहीं हो रहा, एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन आउट पॉलिटिकल काम है। हाँ, जो ये काम, जहाँ पर मैं मुजम्मिल से इत्तेफाक करता हूँ, एक काम जो ये हुकूमत कर सकती है वो ग्राउंड वर्क सारा तैयार करके जाए, वो इसका सारा पेपर वर्क तैयार करके जाए, इसका ब्लूप्रिंट तैयार करके जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसको मुंतखब हुकूमत के ऊपर छोड़नी होगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस अरसे के, ये जब तक ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, इसमें जो आलमी इदारे हैं उनकी तवक्कुआत भी ये हैं कि भैया हमें एक क्रेडिबल पेपर वर्क दिखा दो, एक क्रेडिबल ब्लूप्रिंट दिखा दो कि आप किस तरह से ये करोगे, जो सब कुछ आपको करना अब मजबूरी है आपकी, अगर आपने पाकिस्तान को इन हालात से निकालना है। तो ये जो ग्राउंड वर्क के ऊपर तवज्जो दे, उस पेपर वर्क, उस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर तवज्जो दे कि जिसको चाहिए, उस ब्लूप्रिंट के ऊपर तवज्जो दे, और वो इसको कोशिश करे कि वो इतना अच्छा हो कि जब मुंतखब हुकूमत आए तो फिर वो अपनी पॉलिटिकल गुडविल को इस्तेमाल करते हुए, अपनी पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करते हुए, जो 5 साल का अरसा है उसके पास, उसको इस्तेमाल करते हुए उसके लिए निस्बतन आसान हो जाए वो इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन आमिर साहब, मैं इसको नहीं मानता।
हाँ, मैं ये एक्चुअली आमिर साहब आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। देखिए मुज़म्मिल का तो ये मौक़िफ़ रहा है और भी लोगों का ख़्याल है कि अगर स्मगलिंग या डॉलर होर्डिंग या डॉलर की जो कदर है उसमें कमी आई है क्योंकि डंडा चलाया गया था। यहाँ भी डंडा चलाया गया है। तो आप क्यों समझते हैं जब तक ये कारकर्दगी हमें नज़र आई है कि स्मगलिंग को रोक दिया, होर्डिंग को रोक दिया, डॉलर की कदर में भी कमी आ गई कि ये एक मुंतख़िब हुकूमत और सियासी फ़ैसले ही ले सकती है इस ज़मीन में? क्योंकि डंडा चलाना एक वन साइडेड एक्टिविटी होती है और वो कर कर के अंबर थक जाते हैं लोग। वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आप साल हर साल तक डंडा ही चलाते रहें। आपको कहीं ना कहीं ऐसा माहौल पैदा करना है कि लोगों को उसकी आदत पड़े और वो खुद उसको अपना फ़र्ज समझना शुरू करें। फ़र्ज समझना शुरू करें। मुज़म्मिल एक जुमले में जवाब। नहीं, मैं नहीं ये समझता। टैक्स आदमी डंडे से ही देता है। जिन मुल्कों में इकट्ठा हो रहा है वहाँ डंडा मौजूद है। आप नहीं उस टैक्स देकर आपकी जान नहीं छूट सकती है। आप पकड़े जाते हैं, सज़ाएं दी जाती हैं, कारोबार बंद किए जाते हैं, आप फाइन्स किए जाते हैं। किसी मुल्क ने वॉलंटियर नहीं रखा कि जमा कराने तो करा दें, नहीं कायल हों तो करा दें, नहीं कायल तो ना करा दें। ये काम ही डंडे का है। बगैर डंडे की रियासत नहीं चल सकती। ये कोई दावत और तबलीग का काम नहीं है। मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं और हम देखते हैं कि अगर मुंतख़िब हुकूमत ये जो इस वक्त डंडे वाली पॉलिसी है इसको कंटिन्यू कर सकती है या कुछ इस्लाहात की तरफ ही जाएगी, ज़ाहिर है ये तो मुंतख़िब हुकूमत आएगी तभी हम देख सकेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।